Good evening, everyone. Am I audible? Good evening, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Perfect. So I guess most of the strength is here, so we can start. ठीक है जी, रिप्रोडक्शन चैप्टर शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू नो कि किस किस के स्कूल में हो गया है. इट हैज बीन कवर्ड इन योर स्कूल. जस्ट हेड्स अप फॉर मी, हैंड्स रेज कर दो. किस किस का हो चुका है क्लास में ये चैप्टर, मतलब इन स्कूल? क्वाइट अ फ्यू, नॉट मैनी. बस 4 ही बच्चों का हुआ है और किसी का नहीं हुआ? एनीवेज, हैंड्स डाउन. ठीक है. It is better to know the audience. Arushi? Thank you. Okay. हाँ जी. तो सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर से, रिप्रोडक्शन. बिफोर वी स्टार्ट विद रिप्रोडक्शन, हाउ रिप्रोडक्शन एक्चुअली हैपेंस. ठीक है. सब चीजें सेल्यूलर लेवल पे शुरू होती है. ठीक है. हर चीज सेल्यूलर लेवल पे शुरू होगी तब वो एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे जाती है. ठीक है. तो सबसे पहले क्विकली मुझे कौन बता रहा है व्हाट इज अ सेल एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सेल इन रिप्रोडक्शन? ठीक है. रिप्रोडक्शन का रोल भी छोड़ो, मुझे सिर्फ इतना बता दो, व्हाट इज अ सेल एंड व्हाट डू यू सी फ्रॉम द इमेज. इस इमेज को देख के क्या समझ में आता है एंड हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस इमेज. सिंपली, मतलब इस इमेज से क्या समझ में आ रहा है, मुझे सिर्फ यही जानना और कुछ नहीं. बहुत लेमन लैंग्वेज में, नो हाई-फाई जार्गन्स या कोई ऐसे हाई-फाई वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है. जस्ट लेमन लैंग्वेज में व्हाट डू यू सी ऑन योर स्क्रीन्स एंड हाउ डू यू डिफाइन इट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है. देयर आर क्वाइट अ फ्यू रेज्ड हैंड्स. ठीक है जी, तो शुरू करते हैं. आई वुड लाइक टू आस्क युगना फर्स्ट. यस मैम. इस फिगर में हमें दिखाई थी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए में अलग अलग उसके जीन्स के पेयर्स दिखा रखे हैं. ओके. ठीक है. आई वुड लाइक टू आस्क एवरीवन हु इज रेज योर हैंड. ठीक है. वान्या. यस मैम. सेल होता है स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे हमारी बॉडी बनती है. एंड इन सेल हम न्यूक्लियस इज देयर. एंड इन न्यूक्लियस क्रोमोसोम इज देयर which has some genes present, like I mean DNA, which मैम जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज मानवी. Ma'am, our body is made up of cells. It is the basic functional and structural unit of life. Cell contains many parts. The chromosomes or the DNA is the major part which controls all the cellular activities. On the time of reproduction, this unorganized matter relates into chromosomes. Okay. Krishang. Ma'am, as everyone said, yes, cell is a structural and functional unit of life. It contains DNA, which is actually a very long thread, which is, you can say, binded into a very small part. And also, DNA in cell after reproduction carries out in the organism which is reproduced. And we can hence say that the organism reproduced is not 100% same as the cell. Okay, every one of you is correct in some or the other way. My last question to you is the image in front of you correct? That is what my question is. क्या image सही है? मतलब जो image आप देख रहे हो, is this the image of a cell of DNA? Is this what you have been taught? क्या यही होता है सब कुछ? No, ma'am. क्या गड़बड़ है? मैम इसमें लेबलिंग, मैम लाइक इसमें वो पार्ट्स तो हमें दिख नहीं रहे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा. ठीक है. नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस पार्ट. ठीक है. न्यूक्लियस के अंदर मैम न्यूक्लियस भी नहीं है इसमें. ठीक है. और कोई, मतलब थोड़ा डिफाइनिंग वे में कि क्या ये सही दिख रहा है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोम्स और स्पेशली क्रोमोसोम्स, इफ आई एम रेफरिंग टू क्रोमोसोम्स, ऐसे ही होते हैं X and Y chromosomes. ठीक है. एक्स एंड वाई. एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम एक्स एंड वाई? और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ मानवी.
मैम इस फिगर के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स जिस शेप में है, यूजुअली सेल्स के अंदर वो इस शेप के अंदर नहीं होते, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इंटैंगल्ड होते हैं। ये स्ट्रक्चर तभी भी होता है जब वो सेल अबाउट टू डिवाइड होता है, डिवाइड हो रहा होता है। एग्जैक्टली ठीक है। अगर आप लोगों को ये इमेज बहुत ही डिफाइनिंग और बहुत ही इंट्रीगिंग लग रही है, तो देन देयर सम कैच इन दिस पिक्चर व्हिच इज करेक्टली आउटराइटली डिफाइंड बाय मार्टी। इमेज सही है, सब कुछ सही है, इवन थोड़ी बहुत जितनी आपको लेबलिंग दे रखी है वो भी ठीक है, बट क्रोमोसोम की शेप गलत। ठीक है, आपके अंदर करंटली व्हेन यू आर सिटिंग ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, आपके अंदर जितने भी सेल है, द वंस व्हिच आर नॉट डिवाइडिंग, व्हिच आर सिटिंग आइडल, अपना नॉर्मल डे टू डे वर्क कर रहे हैं अपना सेल, तो उनके अंदर क्रोमोसोम इस शेप के उस टाइम पे नहीं होते हैं। दिस इज ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब वो डिसीजन ले लेता है कि अब मुझे डिवाइड करना चाहिए, only then will you find the chromosomes in certain shapes, चाहे वो X हो, चाहे वो Y हो, चाहे वो कोई भी शेप हो। ठीक है, so there's a little bit of lost thing which you are seeing। तो असलियत में होता क्या है, होता ये है कि उस चीज को कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, मटेरियल लिखा, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस है, द सेल विच हैज अ न्यूक्लियस इज डिपिक्टेड हियर। ठीक है, और आपका एक्चुअली में इस शेप पे कोई क्रोमोसोम नहीं बैठा होता सेल के अंदर। सबसे पहला मिथ जो आपका डिबस्ट होने वाला है वो ये है कि द क्रोमोसोम्स आर नॉट इन एक्स शेप इन योर सेल अनलेस एंड अनटिल इट डिसाइड्स टू डिवाइड इटसेल्फ। तो वो इस तरह बहुत जम्बल्ड अप धागे की तरह पड़ा है। ठीक है, and there are certain regions, आप देख रहे होंगे अलग अलग कलर के हैं। if I get rid of this, ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है तो ये अलग अलग कलर्स के हैं। that is not something which you need to go into details। क्रोमोसोम्स के अपने सेक्शंस होते हैं। मान लो कि बॉडी के कुछ पार्ट का क्रोमोसोम इधर पड़ा है, बॉडी के कुछ सेक्शन का क्रोमोसोम इधर पड़ा है जो कुछ और डिफाइन करता है, कुछ क्रोमोसोम इधर पड़ा है जो कुछ और डिफाइन करता है, बट दे आर ऑल लिविंग टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है जी, न्यूक्लियस के अंदर वो एक धागे की तरह पड़ा हुआ है जिसका कोई रोल नहीं है। मतलब रोल तब आएगा ना उसका जब उसको डिवाइड करना होगा, जब वो डिवाइड करने लगेगा, अल्टीमेटली डिवाइड करेगा तो बहुत सारी चीजें होंगी, विल डिस्कस दैट इन कमिंग स्लाइड्स। बट अभी के लिए जब आपका नॉर्मल सेल फंक्शन कर रहा है, there is no need for the chromosomes to be in the condensed form। वो कंडेंस्ड नहीं रहेंगे, वो अपनी नॉर्मल शेप पे रहेंगे, एंड द नॉर्मल शेप ऑफ दैट क्रोमोसोम इज नथिंग बट क्रोमैटिन मटेरियल, धागे जैसा स्ट्रक्चर जो पड़ा रहता है एक जगह पे। ठीक है, एंड इफ यू एक्चुअली जूम इन दिस, तो जूम में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलो आपके ईयरफोन्स है। ठीक है, डे टू डे लाइफ में इफ यू कीप ऑन यूजिंग योर ईयरफोन्स, यू नो कि आप उसको जंबल अप करके कहीं रखते हो तो दे गेट टैंगल्ड। ठीक है ना, उनमें गांठें बन जाती है, टैंगल हो जाता है दैट ईयरफोन्स। आई एम टॉकिंग अबाउट वायर्ड ईयरफोन्स, नॉट वायरलेस ईयरफोन्स। जो वायर्ड ईयरफोन्स होते हैं वो टैंगल हो जाते हैं, राइट। उनको फिर आप संभालते रहो, ठीक करते रहो, अनवाइंड करते रहो। द बेस्ट स्ट्रक्चर इज कि कोई आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसपे आपने वाइंडिंग कर रखी हो। ठीक है ना, अगर आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई भी छोटी चीज है जिसके आसपास आपने गोल गोल घुमा रखा है स्प्रिंग की तरह उसको, तो उसको डीटैंगल करना बहुत आसान होता है। दिस इज व्हाट योर डीएनए इज डूइंग। डीएनए ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ, नहीं तो उसमें गांठें लग जाएंगी, राइट। तो डीएनए कैसे पड़ा हुआ है अंदर, वैभवी दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, अभी तक कुछ कवर नहीं हुआ है, वी आर जस्ट कवरिंग अप क्रोमैटिन मटेरियल जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो डीएनए भी बहुत स्मार्ट है, उसने क्या कर रखा है, इट हैज सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन्स मान लो। ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स जिनके आसपास वो कॉइल्ड रहता है, मतलब पूरा डीएनए कहीं ना कहीं कॉइल्ड है आसपास, ताकि जब भी इसको कंडेंस होने की जरूरत पड़े और पता चले कि ऐसे 23 पेयर्स बनाने हैं, तो अचानक से वो मिक्सअप ना हो जाए और वो गांठ ना बन जाए। तो इसलिए वो लोग स्मूदन आउट रहते हैं, दे एक्चुअली गेट कॉइल्ड अराउंड दीज हिस्टोन्स, इनको हिस्टोन्स कहते हैं। You don't have to remember this term, but ये याद रखना कि गांठ नहीं लगनी चाहिए। अगर धागा पड़ा है तो वो कैसे पड़ा हुआ है, वो किसी चीज के अराउंड वुंडेड है, इसीलिए वो ऐसे आराम से पड़ा हुआ है। ठीक है, एनी डाउट सो फार?
अभी तक कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो? हाँ कृषांक। मैम अगर जो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है अगर वो टैंगल ना हो तो मैम मतलब उसका वो क्या कह सकते हैं स्ट्रक्चर कैसे होता है जब वो टैंगल्ड होता है कि वो दोबारा अनटैंगल ही नहीं हो सकता? देखो ना, अगर तुम टैंगलिंग की बात करो, सबसे पहली बात तो ये टैंगल्ड हो ही नहीं सकता बिकॉज दे आर वाउंडेड अराउंड सर्टेन स्ट्रक्चर्स। हर छोटे मतलब मान लो नैनोमीटर डिस्टेंस के बाद वो ये पूरा डीएनए आपका जो कहीं ना कहीं किसी प्रोटीन के आसपास घिरा हुआ है, अगर ये प्रोटीन्स ना हो तो ये अगर डीएनए इतना बड़ा पड़ा है ना तो वो ऐसे उसके अंदर गांठ लग जाएगी। जब उसको कंडेंस होना होगा ना डिवीजन के टाइम पे तो वो कंडेंस ही नहीं हो पाएगा। तब क्या होता है जब कंडेंसेशन का टाइम आता है तो ये सब स्क्वीज इन करके ऐसे एग शेप बन जाते हैं और उसके बाद जब सेल डिवीजन हो जाता है तो फिर से ये खुल के वापस से धागा बन जाता है। हिस्टोन्स उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। give me a यस minute। मैम। और किसका डाउट है? हाँ फिदुशी बोलो। मैम जो आपने कॉइल्ड वाला भी बताया वो डीएनए हो रहा है वो प्रोटीन्स के आसपास? एग्जैक्टली देखो, आप किसी चीज को क्रोमोसोम बोलो, सबसे पहली बात क्रोमोसोम बोलो या उसे डीएनए बोलो या उसे जीन बोलो, ठीक है, या उसे क्रोमैटिन बोलो, अभी के लिए इस स्लाइड तक के लिए ये सब चीजें सेम है। ठीक है, अभी के लिए सब चीजें सेम है। आगे जाके आपको पता चलेगा क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, एलील्स क्या होते हैं, क्रोमैटिन क्या होता है, ये सब अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अभी इस स्लाइड के लिए मान के चलो ये सब चीजें सेम है। ठीक है, एवरीथिंग इज सेम, क्रोमोसोम इज सेम, डीएनए जीन जो मर्जी बोलो वो सब इसके अंदर बैठे हैं। ठीक है। हाँ एक्सक्यूज सार्थक। मी मैम। एक मिनट बच्चे, सार्थक बोलो। मैम मुझे कहना था कि मैम हम ऐसे कह सकते हैं कि ये टैंगल इसलिए नहीं होता क्योंकि मैम जैसे हमारी ईयरफोन्स की लीड होती है मैम वो दोनों एंड से जुड़ी नहीं होती तो फिर मैम वो गांठ बन जाती है मैम। लेकिन अगर हमारे पास कोई पैकेट हो जिसके अंदर बहुत सारे रबर बैंड्स हो और वो मैम फुल सर्कल जॉइंट होते हैं तो मैम वो बीच में टैंगल नहीं करते। तो मैम वैसे हम कह एग्जैक्टली सकते हैं अच्छा। कि क्रोमैटिन फाइबर्स हाँ भी तो अभी तो मैंने यही एक्सप्लेन किया, ईयरफोन का ही तो एग्जांपल दिया ना अभी मैंने। अच्छा मैम मैं लेट आया था मुझे पता नहीं। अच्छा मैंने ईयरफोन का ही एग्जांपल दिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं ईयरफोन का ही एग्जांपल देती थी सब। ठीक है, गुड। हाँ एंजल बोलो बच्चे। मैम आपने अभी तक सिर्फ क्रोमैटिन करवाया मैम, मैं अभी अभी ज्वाइन किया था। नहीं बच्चे, अभी सिर्फ क्रोमैटिन हुआ है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हो रहा है। ठीक है। ओके। एनीवन एल्स हु हैज अ डाउट? किसी को कोई डाउट है कि नहीं समझ में आया? क्रोमैटिन क्रोमोसोम अभी के लिए सिर्फ मान के चलो ऐसी दुनिया है जहाँ पे क्रोमैटिन क्रोमोसोम डीएनए जीन सब एक चीज है। धीरे धीरे खुलेगा कि ये क्या होता है, एंड नॉट इन दिस चैप्टर बट at least in the heredity chapter you will get to know what is exactly gene, what is the DNA, how actually a cell divides, वो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसको इतना सिंपली हम लोग देख लेते हैं, बट मायोसिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे फेजेस होते हैं। ठीक है, for that part we'll keep that part on the back burner, we'll keep that part to the heredity chapter। यहाँ पे सिर्फ रिप्रोडक्शन को देखने के लिए just to understand it कि होता कैसे है तो हमें डीएनए जानना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली डीएनए कॉपी नहीं होगा तो किसी भी चीज की कॉपी नहीं बन सकती। मान के चलो एक ऐसा कंप्यूटर का कोड है जिसको आप कॉपी करके दूसरा बना सकते हो, अगर ये नहीं एग्जिस्ट करता तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, so that is why it is very important for you to know डीएनए जिस तरह न्यूक्लियस में बैठता है, दैट मटेरियल इज नोन एज क्रोमैटिन, दैट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज नॉट इन द शेप ऑफ एक्स वाई जी। वो किसी शेप में नहीं होता, शेपलेस बैठा होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है जी, चलो बिफोर वी मूव ऑन टू एनी फर्दर थिंग्स सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। जेनेटिक्स किस चीज को कहा जाता है? जैसे हम मान के चलो कि ऑन एन एवरेज माना जाता है 100 ट्रिलियन सेल्स। हाँ कृष्णा। वो जेनेटिक्स के लिए आपने पूछा था। हाँ क्या कह रहे बच्चे? मैम वो मेरे को लगा आपने क्वेश्चन पूछा। नहीं नहीं नहीं, सुन लो फिर आई आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, ऑन एन एवरेज इट इज अंडरस्टूड दैट ट्रिलियन सेल्स तो होंगे, मे बी 100 200 ट्रिलियन। ठीक है, इट इज एन एवरेज व्हिच इज टेकन फॉर एन एवरेज ह्यूमन बीइंग। ठीक है, फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? देयर इज अ न्यूक्लियस इनसाइड ईच ह्यूमन सेल, और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में हमने पढ़ा है ना न्यूक्लियस होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी एपेरेटस, उसके जितने भी मेच्योरिटी के टाइम पे आधे से ज्यादा ऑर्गेनल्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसे क्या अकोमोडेट करना होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट हो सके उसके अंदर, इसलिए वो बाकी सारी चीजों को मारता चला जाता है। ठीक है,
तो न्यूक्लियस हर सेल के अंदर होता है एक्सेप्ट द रेड ब्लड सेल्स। फिर आता है आपके क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स होते हैं 46 या उनको 23 पेयर मान लो, ठीक है, 1 2 3, जैसे ये 3 बनाए हैं, ऐसे टोटल 23 होते हैं एंड दिस इज नोन एज अ सिंगल पेयर। ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ऐसे 23 पेयर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे 23 पेयर होते हैं हर एक सेल के अंदर, ठीक है। हर के अंदर एक पेरेंट होता है, दैट इज समथिंग व्हिच विल टेक अप इन द हेरिडिटी चैप्टर, इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉइल्ड स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, ठीक है। और जीन्स डीएनए का एक सेक्शन होता है, वो भी हम हेरिडिटी चैप्टर में करेंगे, ठीक है। जेनेटिक्स के छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर आता है डीएनए। न्यूक्लियोसोम्स करने की जरूरत नहीं है, ये अभी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये मान के चलो डीएनए होता क्या है, इट्स अ डबल हीलिक्स, नहीं डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हीलिक्स मतलब एक हेलिकल स्ट्रक्चर, इसको हेलिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ठीक है। स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे डबल हीलिक्स होता है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप कंडेंस्ड फॉर्म में देखो तो इस तरह का दिखता है, ठीक है। जब आप कंडेंस्ड फॉर्म में किसी को देखोगे तो वो इस तरह का दिखेगा तब जब सेल को सिग्नल मिलेगा कि नाउ इज द टाइम टू डिवाइड, नाउ इज द टाइम टू डू माइटोसिस। या तो माइटोसिस हो रहा होगा किसी सेल के अंदर या मियोसिस हो रहा होगा, इन दोनों में से कोई चीज हो रही होगी, तब आपको इस तरह देखने को मिलेंगे क्रोमोसोम्स। हाँ मानवी बोलो। मैम अभी आपने पिछली स्लाइड में बताया कि न्यूक्लियस के अंदर अराउंड 23 पेयर्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट मैम हमने तो सॉरी, अभी देखा था कि हम्म। मैम कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर ऐसे क्रोमोसोम्स नहीं होते, क्रोमैटिन मटेरियल होता है। तो मैम एग्जैक्टली 23 पेयर्स मतलब 23 पेयर्स, तब वो डिवीजन, जब भी आप पेयर्स की बात करोगे ना, तब एक्चुअली जब हम रिप्रोडक्शन स्टडी करते हैं ना, तो हम एक्चुअली सेल डिवीजन को ही रेफर कर रहे हैं। और जब हम सेल डिवीजन को रेफर करेंगे, वी ऑलवेज रेफर टू द कंडेंस्ड क्रोमैटिन मटेरियल व्हिच इज नोन एज क्रोमोसोम या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्रोमैटिन नहीं, क्रोमैटिन आपको पता होना चाहिए, लेकिन हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा क्रोमोसोम रेफर करेंगे, क्योंकि वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट डिवीजन, ठीक है। ओके मैम। चलो ठीक है। मान के चलो कि ऑलमोस्ट 98, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट परसेंटेज, ठीक है, 98 to 99% डीएनए मेरे में, आप में, या किसी भी ह्यूमन बीइंग को आप देखते हो, इट इज एग्जैक्टली सेम। सिर्फ वो 1% या 2% डीएनए होता है जो हमें इतना डिफरेंट बनाता है, ठीक है। 98 to 99% of your DNA with every human being on this earth matches, ठीक है, वो मैच करता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है। सिर्फ 1% डीएनए चेंज होने की वजह से हमें इतनी डाइवर्सिटी है। हाँ चिराग। मैम अगर ये डिफरेंस ज्यादा हो तो उसको म्यूटेशन कहते हैं? नहीं, आप म्यूटेशन को ये नाम नहीं दे सकते हो, आप म्यूटेशन बहुत सारी चीजों का नाम होता है। हाँ ये कह सकते हो कि कुछ ज्यादा चेंज हो जाए तो वो म्यूटेट हो जाएगा, लेकिन म्यूटेशन सिर्फ इसको नहीं कहता, म्यूटेशन बहुत सारी चीजों से होता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है म्यूटेशन, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द पार्ट व्हिच यू कैन से इट इज अ म्यूटेशन, अगर बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाए, ठीक है। ओके। अब आता है टेलोमियर्स। टेलोमियर्स कुछ नहीं होते, ये याद रखना, देखो अल्टीमेटली है तो एक धागा ही ना, ठीक है। टेलोमियर इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर बंधा कैसे रहता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता 10th क्लास के हिसाब से, लेकिन टेलोमियर जानना जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर अपने आप में एग्जिस्टिंग कैसे है, हाउ डज इट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, उसकी खुद की आइडेंटिटी कैसे बन जाती है। जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है, सेंट्रोमियर इज समथिंग व्हिच इज अ बाइंडिंग साइट, एक साइट है जिस पे सारी जगह चिपक गया आपका डीएनए, ठीक है। टेलोमियर क्या करता है, वो यहाँ पे कैप बना लेता है, ठीक है, मतलब कैप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी होता है, नीचे भी होता है, ऊपर भी होता है, कैप स्ट्रक्चर है। वो भी डीएनए का ही बना होता है, लेकिन वो यूजलेस डीएनए का बना होता है, मतलब ऐसा डीएनए का कोड जिसके डिकोड भी करोगे तो उससे कुछ नहीं बनेगा, मतलब यूजलेस सा एक डमी कोड डाल दिया है बीच में, एक डमी कोड सा है जो एंड ऑफ द क्रोमोसोम पे पड़ा हुआ है। वो किस लिए है कि कैप, ताकि डीएनए खुल ना जाए डिवीजन के टाइम। जब ये डिवाइड करेंगे, सेल डिवाइड करेगा, तो ये क्रोमोसोम्स भी डिवाइड करते हैं, तो खींचातानी होगी, तो खींचातानी में कहीं ना कहीं ये खुल ना जाए, ये एक स्ट्रक्चर अपने आप को मेंटेन कैसे कर रहा है,
ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कोई यहाँ पे इसको फोर्स लगा रहा है एक्सटर्नल, अचानक से पुश मिल रहा है, नहीं। दे टेलोमियर एक्ट्स एज अ आउटर कवर, या आप कह सकते हो एक ऐसी चीज कैप लग गई कि हाँ ये कैप्स की तरह काम करता है कि एक्स शेप खुले ना। डिवीजन के टाइम पे वो डिसॉल्व हो जाता है या वो खुल जाता है और वो वापस से डीएनए मटेरियल की तरह पड़ा रहता है, ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल की तरह। ठीक है, दिस इज व्हाट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी कि डीएनए होता क्या है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेज में सेल नॉर्मली एक्ट करता है, नहीं तो अनवूंड रहता है। अनवूंड का मतलब क्या है, क्रोमैटिन। और जब ड्यूरिंग एक्चुअली ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टेज के टाइम पे वो क्रोमैटिन रहता है, लेकिन जैसे ही वो सेल डिवीजन करने लगता है वो सुपर कंडेंस्ड डीएनए बन जाता है। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ योर एनसीईआरटी। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी ऐसे पढ़ेंगे तो हम ये स्किप कर जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आप कभी स्किप नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है, तो अनवूंड डीएनए क्या होता है, वो वाला डीएनए होता है जो आपका क्रोमैटिन मटेरियल की तरह पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही डिवीजन होने लगता है तो वो अचानक से सुपर कंडेंस्ड डीएनए बन जाता है, जिसको आप एक्स बोलते हो, वाई बोलते हो, या आप उसको क्रोमोसोम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दे भी रखा है रियल माइक्रोस्कोप इमेज। अगर आप ध्यान से देखो इस इमेज को, तो न्यूक्लियस के अंदर ये एक्चुअली में इस तरह से क्रोमैटिन पड़ा है और ये सेल डिवाइड करने लगा है। इट इज एक्चुअली ग्रोइंग इन साइज, तो ये डिवाइड करने लगा है। तो यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर्स, ये बहुत क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये जो लंबा सा आप देख रहे हो ये एक्चुअली में लंबा सा एक्स है जो ऐसे पड़ा है। ठीक है, तो ये एक्स है, ये एक पेयर है जो आप देख रहे हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ क्रोमोसोम्स अपीयर अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, अंडरस्टूड अंटिल दिस पार्ट? ये स्लाइड समझ में आई? यस मैम। किसी को कोई डाउट? ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया हो कि डीएनए का पर्पस क्या है। डीएनए आपका ऐसा मैजिकल सा प्रोटीन है आपकी बॉडी में। देखो, एवरीथिंग इज इन योर बॉडी ईदर फैट्स ईदर प्रोटीन। ठीक है, यही दो चीजें होती हैं। एक ऐसा मैजिकल प्रोटीन है आपकी बॉडी में जिससे वंडर्स हो सकते हैं। मतलब डीएनए से हमारी आंखों का कलर डिसाइड, आंख का शेप डिसाइड होता है। एवरीथिंग इन योर बॉडी इज बीइंग डिसाइडेड बाय द डीएनए, कि आपके फिंगर्स की इसी यही शेप होगी, आपकी स्किन का यही कलर होगा। एवरीथिंग इज बीइंग डिसाइडेड बाय डीएनए। सेंट्रोमियर इज बच्चे इज अ जॉइनिंग साइट। जब हम हेरिडिटी चैप्टर करेंगे ना तो सेंट्रोमियर को डिटेल में करेंगे। ठीक है, अभी मान लो कि किसी चीज को चिपका के रखना है तो वो एक बाइंडिंग साइट है। ठीक है, इट इज द बाइंडिंग साइट ऑफ द क्रोमोसोम। चलो कर लेते हैं। नॉर्मली हम इसको कैसे कहते हैं, डीएनए कॉपिंग इज accompanied by creation of an additional cellular apparatus। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक नए सेल को ही सेलुलर apparatus कहा जाता है। कि डीएनए कॉपी हो रहा है तो उस कॉपी को रखने के लिए सेल क्या करेगा, अपनी ही एक अलग apparatus की कॉपी बना लेगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अपना ही एक क्लोन बना लेना, एक सेल बना लेना। ठीक है, तो दैट इज आल्सो नोन एज एडिशनल सेलुलर apparatus। ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं तो दोनों सिस्टर बन गई, एक सिस्टर 1 सिस्टर 2। ठीक है, तो मतलब इस तरह से सेल डिवाइड करके अपना कॉपी बना लेता है और एक apparatus एक नया क्रिएट कर लेता है। apparatus is nothing but a new cell coming into existence is known as apparatus। ठीक है, छोटी सी स्लाइड है। माइटोसिस होता कैसे है, माइटोसिस बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच विल बी टेकन अप इन द हेरिडिटी चैप्टर। वो बहुत डिटेल्ड है, बहुत डिटेल में करना पड़ेगा उसमें, वो इतनी इजीली नहीं होगा। ठीक है, गिव मी अ मिनट, आई हैव एन इंपॉर्टेंट कॉल, गिव मी अ मिनट। हाँ जी, तो हम कहाँ थे, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस इज नथिंग, मतलब आपका यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल बैठा है। ठीक है, अब उसे इंस्ट्रक्शंस मिल गई, नाउ इज द टाइम टू डिवाइड। ठीक है, डिवीजन शुरू हुई, कंडेंस फॉर्म में आ गया। ठीक है,
अब ये कंडेंस फॉर्म में आया, उसके बाद इसने जितने भी क्रोमोसोम्स थे उन्होंने अपनी कॉपी बना ली। अच्छा, बिफोर आई कंटिन्यू विद दिस, मुझे एक बात बताओ, एक सेल के अंदर उसको सर्वाइवल के लिए कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स चाहिए होते हैं? किसी भी सेल को सर्वाइव करने के लिए, ह्यूमंस की बात करें, आई एम रेफरिंग टू ह्यूमन बीइंग्स, मैं किसी फ्रॉग या किसी और कोई रेफर नहीं करती। फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू सर्वाइव, how many chromosomes should be there or pair of chromosomes should be there in each and every cell? हाँ मानवी। Ma'am, 23 pairs. Okay, Vanya, Ma'am, same. 23 23. pairs. Anyone else who has a different answer? किसी के पास कोई डिफरेंट Ma'am, but there are total 23 pairs of chromosomes. एग्जैक्टली। हाँ आरुष बोलो। मैम माइटोसिस सर्वाइवल के लिए एसेंशियल थोड़ी ना है, सर्वाइवल के लिए एसेंशियल क्यों नहीं है? मैम हम उससे बस अपनी स्पीशीज जनरेट कर सकते हैं, बट एक ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए मैम वो एसेंशियल कैसे है? हाँ सोचो, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बट इट होल्ड्स अ वेरी वेरी डीप थॉट। मतलब दो चीजें होती हैं, एक मेयोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है, ठीक है? मेयोसिस तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रही, वो तो हम हेरिडिटी चैप्टर में करेंगे, वो बहुत लंबा चैप्टर है, उसके ऊपर 10 स्लाइड जाएंगी कम से कम। माइटोसिस ही बता दो, माइटोसिस क्यों होना चाहिए, मतलब सर्वाइवल के लिए क्यों होना चाहिए? वो सही तो कह रहा है, मैम सर्वाइवल के क्या लिए ना, क्या? ठीक है, एक एक शुरू करते हैं, डोंट वरी प्लीज, अनोनिमसली मत बोलना, आई विल नॉट हियर यू आउट। ठीक है, हाँ इंजल बोलो। मैम बिकॉज ह्यूमन बीइंग में एट अ टाइम सेल्स फंक्शन होना बंद हो जाता है मैम, कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं, तो मैम उनको रिप्लेस करने के लिए। ओके, ठीक है कृषांक। मैम एक ह्यूमन बीइंग का मेन लाइक मोटिव रिप्रोड्यूस करने का यही होता है, क्योंकि उसको अपना डीएनए प्रिजर्व करके रखना होता है। ओके वान्या। मैम वी कैन लिव, हम ऐसे इसलिए रह पाएंगे बिकॉज जब तक पॉपुलेशन नहीं इंक्रीज होगी तब तक हम ह्यूमन बींग्स की जो वैल्यू है वो कैसे नहीं, उसका क्वेश्चन है हाउ इज इट इम्पोर्टेंट और हाउ व्हाट रोल डज इट प्ले इन द मतलब ह्यूमंस के उसमें क्या, एक मतलब एक सर्वाइवल में क्या रोल है उसका, कि हम इसके बिना मैम भी सर्वाइव कर सकते हैं? जब तक सेल डिवाइड नहीं करेंगे, सेल डिवीजन नहीं होगा तो फिर सेल्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे एंड डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो पाएगा, तो हमारी बॉडी में फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है चिराग। To prevent extinction for humans as a species, ताकि खत्म ना हो कभी। अच्छा ठीक है, आरुष एक बात सुनो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस? मैम एक्चुअली माय क्वेश्चन वाज अबाउट मियोसिस, सॉरी मैम। अच्छा, तभी मैं कहूँ, क्योंकि मुझे समझ में आया कि तुमने मियोसिस का क्वेश्चन पूछा एंड यू आर रेफरिंग टू माइटोसिस, तभी मेरे को डाउट होने लगा। अच्छा, योर क्वेश्चन इज अराउंड मियोसिस? यस मैम। अच्छा, माइटोसिस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बता दो, आंसर बता दो, मतलब व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल, ये बता दो। मैम क्योंकि हो सकता है हमारे कुछ सेल्स डेड हो जाएं, तो मैम उसके डिवीजन के लिए फिर नए सेल्स का मैम आना बहुत जरूरी होता है, इसलिए अच्छा माइटोसिस एक। ठीक है, देखो माइटोसिस और मियोसिस में बहुत बेसिक डिफरेंस है, ठीक है? मियोसिस जो प्रोसेस है वो पता है कौन करता है? वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेक्स ऑर्गन्स कर सकते हैं, दैट्स इट, योर टेस्टिस एंड योर ओवरीज। ये प्रोसेस और पूरी बॉडी में कहीं नहीं होता है, आपकी पूरी बॉडी में हेड टू टो सिर्फ यही हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम पे व्हेन एन ऑफस्प्रिंग हैज टू बी ब्रॉट टू लाइफ, ठीक है? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मियोसिस तब होता है जब सेक्स ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं आफ्टर प्यूबर्टी एंड यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग सेल्स एंड स्पर्म सेल्स, ठीक है? ये तभी होता है मियोसिस। मियोसिस पूरी बॉडी में और कहीं नहीं होता है। तो इट इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीशीज, कि आपकी स्पीशीज आगे कैसे बढ़ेगी, कोई वंश आगे कैसे बढ़ेगा, या कोई चीज कैसे आगे बढ़ेगी, कोई पॉपुलेशन कैसे सर्वाइव करेगी, तब मियोसिस रोल प्ले करता है। बट माइटोसिस इज वेरी, अगर मियोसिस हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर माइटोसिस ना हो तो ह्यूमन बीइंग डेड हो जाएगा,
आप स्पीशीज को छोड़ो, आप खुद ही नहीं बचोगे तो आप स्पीशीज को आगे कैसे बढ़ाओगे? Every day of your life, every second of your life, lakhs and thousands and lakhs of cells are continuously dividing themselves by the process of mitosis. इस टाइम पे आपकी स्किन सेल, सबसे ज्यादा तो डेड स्किन सेल्स ही बनते हैं आपके डेली बेसिस पे। कितने लाखों डेड स्किन सेल्स होते हैं जो मरते हैं और नए बनते हैं। बॉडी में सारा टाइम डेड सेल्स खत्म होते जा रहे हैं, नए सेल्स बनते जा रहे हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अगर एक बार माइटोसिस रुक गया ना, यू विल नॉट बी एबल टू लिव फॉर अ सिंगल सेकेंड। खत्म। माइटोसिस सेल्स में होना बहुत जरूरी है। डेली बेसिस पे आपकी बॉडी में लाखों करोड़ों माइटोसिस हो रही है। बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं, बहुत सारे। ऐसा थोड़ा है कि लिवर के सेल्स बन गए तो वो कभी नए बनेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है माइटोसिस। देयर आर सर्टेन ऑर्गन्स व्हिच डू नॉट डू माइटोसिस। फॉर एग्जांपल, एक हार्ट का एग्जांपल ले लो कि हार्ट के सेल्स क्या होते हैं, वो रिवाइव नहीं कर सकते आपने। वंस दे आर डेड, दे आर डेड। देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर इट, बट इट इज गुड टू नो इन्फॉर्मेशन कि माइटोसिस हर चीज नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल, योर हार्ट इज एन ऑर्गन जिसको कहते हैं, जिसको दिल संभाल के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हार्ट के सेल्स एक बार डेड हो जाए तो इट इज इम्पॉसिबल टू रिवाइव देम। सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। लेकिन लिवर ऑन द अदर हैंड इज एन ऑर्गन जिसको आप 90% तक भी खत्म कर दो तो भी वो बेचारा 10% पे भी काम करता रहेगा, अपने आप को रिवाइव कर करके। नो डाउट उतनी कैपेसिटी से नहीं कर पाएगा, पर फिर भी सर्वाइव कर लेगा। So mitosis is very, very important for your survival. Meiosis is on a broader level या macro level पे बोलो तो species को बचाने के लिए meiosis बहुत importance रखता है, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ है। तो देखो अल्टीमेटली यहाँ पे 2 सेल बने। ये एक सेल था, इसने अल्टीमेटली अपनी 2 कॉपी बना ली, एक क्लोन 2 क्लोन। तो इसके अंदर भी 23 पेयर होने चाहिए कायदे से, इसके अंदर भी 23 पेयर होने चाहिए कायदे से। तो बीच में ऐसा हुआ क्या होगा कि इसके पास भी उतने ही आए जितने की पेरेंट सेल के पास थे। अल्टीमेटली ये एक पेरेंट सेल है। अब ये 2 डॉटर सेल बन गए, डॉटर 1 डॉटर 2। तो इनके पास भी सेम है, क्योंकि हम कह रहे हैं सर्वाइवल के लिए सेल के 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होने ही चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हर एक इतना खुशकिस्मत होता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एंड दैट इज नोन एज म्यूटेशन, ठीक है। अगर आपके जीन्स ही मतलब आपके क्रोमोसोम्स ही कम है तो आप में मेजर डिफेक्ट आएगा आपकी ग्रोथ में, ठीक है। मेजर डिफेक्ट होगा आप में कोई ना कोई ऐसी आप कह सकते हो बॉडीली, या आप कह सकते हो कोई ऐसी कमी आ जाएगी आपकी बॉडी में विच इज ऑब्वियस ऑन द फ्रंट। आपकी बॉडी में दिखना शुरू हो जाएगा सामने की, हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। बट दैट इज समथिंग व्हिच आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल। बट हाँ, ऐसा सेल क्या करता है कि दोनों के पास 23 आ जाए। इन स्टेप्स में कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन हो रहा होता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ व्हाट? Your 23 pair of chromosomes become 46 pair of chromosomes, ठीक है। तो हमेशा याद रखना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 पेयर बोलो या 46 इंडिविजुअल क्रोमोसोम बोलो, ठीक है। दे आर वन एंड द सेम थिंग। 46 इंडिविजुअल क्रोमोसोम बोलो या 23 पेयर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। मतलब मैंने एक्स बोला या एक सिंगल ऐसे बोला तो ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इस एक्स को तोड़ के मैंने ये 2 बना दिए, ये दोनों चिपक गए तो ये एक पेयर बन गया, ठीक है। एंड नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 46 पेयर, दैट मींस 92 इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स, ठीक है। जब हम इस सेल की बात कर रहे हैं पेरेंट सेल की, तो ये है। अब पेरेंट सेल जब डिवाइड होने लगा तो उसके अंदर 46 पेयर है। 46 पेयर का मतलब है उसके अंदर 92 इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आ चुके हैं, जो अल्टीमेटली फर्दर डिवाइड करेंगे तो 23 पेयर या 46 हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम अगली क्लास में फिर फुली डिस्कस करेंगे। आई नो कि अभी क्लास का एंड भी होने वाला है तो इट माइट गेट एब्रप्टली एंडेड, बट आइडिया तुम्हें मिल गया होगा कि 23 पेयर बोलो या 43 इंडिविजुअल बोलो, वन एंड द सेम थिंग। बीच में ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसमें वो क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं। मल्टीप्लाई होने का मतलब है 23 का 46 पेयर बन गया। 46 पेयर बनो या आपके पेपर में याद है 92 इंडिविजुअल क्रोमोसोम, सो दैट इज वन एंड द सेम थिंग,
ठीक है, उनको खोल के बोला मैम गया तो इंडिविजुअल बोल दिया गया, नहीं तो पेयर बोल दिया गया। हाँ जी, अब डाउट्स बताओ, अब जिसके डाउट्स हैं वो आए मैम थे। बोलो विदुषी। मैम 23 पेयर्स 46 इंडिविजुअल तो समझ में आया कि वो एक सेल में होते हैं, और 46 पेयर का क्या है इसमें? 46 पेयर है, वो पेरेंट जब तक दो मुझे हटाने दीजिए, वो पेरेंट जब तक दो में डिवाइड हुआ नहीं, ठीक है, इस स्टेप से लेके इस स्टेप तक, इन सब स्टेप्स में तब तक उसके अंदर 46 पेयर ही रहे। 23 अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, 46 बनाएगा, तभी तो वो दो कॉपी बना पाएगा। अगर 23 पेयर रह गए तो इसने 23, देखो अल्टीमेटली उसको इक्वल इक्वल बांटना, उसने बच्चों में कोई वो नहीं किया, उसने कहा तुम्हें भी उतने मिलेंगे, तुम्हें भी उतने मिलेंगे, वो इंडिविजुअल देगा तो ये सेल सर्वाइव नहीं कर सकते। दे नीड 23 पेयर, इट ऑल्सो नीड 23 पेयर, और 23 पेयर तब आएगा जब पेरेंट अपने अंदर 46 बना लेगा, और वो कब करता है, वो बहुत सारे फेजेस होते हैं उसमें करता है, एंड दैट इज द मल्टीप्लिकेशन फेज व्हिच हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है जी, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, टाइम भी बहुत कम रह गया है, बट आई होप यू अंडरस्टूड इट। इसको रिवाइज कर लेना, एंड कल इसकी क्लास होगी कंटिन्यूएशन में, एंड विल डिस्कस दिस फर्दर। ठीक है, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. वेलकम।